कंटिन्यू कर दूं? ज्यादा फोकस तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये और ले लिया है, जो आप कह रहे थे ना कि उसको दिखाना है, बच्चों को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो मैंने एक ये व्हाइट बोर्ड है मेरा, ये व्हाइट बोर्ड पे हम लोग लिख सकते हैं। जूम में है? नहीं, प्रैक्टिस तो मैंने पेंट में की थी मेरा। हाँ ठीक है। हाँ, वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, वो आएगा कि थर्ड पार्टी इज वेटिंग इन दैट एरिया, थर्ड पार्टी इज वेटिंग इन दैट एरिया। साइन आउट बता दो कौन से करेंगे। अच्छा, वहां से, हाँ ठीक है ठीक है। जहां से मैंने अपनी आईडी लॉग आउट की थी वहीं से ना। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है? एडमिट, हाँ ये तो मुझे पता है, तो टीम्स की भी होता है। बस फोन काट दो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी अब? अरे बहुत ज्यादा तेज आ रही है। ठीक है भाई, ऐसे ही होगा बस। आपको पीछे से हवा तो नहीं आ रही ना पंखे की? नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। बस ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने साइड में चला रखा है छोटा वाला। अच्छा, मैंने प्रैक्टिस तो पेंट पे की थी। पेंट चला दूं क्या, चलेगा? पेंट नहीं चलाओ, इसमें अपना भी होता है एक बार। दिखाओ। अरे यार, एनीडेस्क बंद कर दिया क्या? नहीं, चालू है। चालू है? हाँ तो इसको जूम पे आओ, जूम पे वापस। छोड़ो छोड़ो, माउस छोड़ो। आ गया। इसमें देखना कहीं पर आएगा यार। ये तो व्हाइट बोर्ड है ना मेरा, व्हाइट बोर्ड से यूज कर लूंगा ना। हाँ हाँ, उससे यूज करो, पेंट मत खोलो। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे यूज करूँ। मैं कर दूं लॉगआउट अपना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन में गया मैं, और एक सेकंड व्हाइट बोर्ड और मैं आता हूँ। ये आपका व्हाइट बोर्ड है, नया बोर्ड कौन सा आता है इसमें? इससे आएगा ये नीचे, सबसे जो नीचे जो है शायद। ये वाला नहीं, इससे आएगा। कंट्रोल पर क्या देना? रुकना एक मिनट। ऊपर वाले पे जाना है एक बार, व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। वो तो आपको साइड पे ले जाएगा। क्लियर ऑल, ये आ रहा, आगे आगे आ गया तेरा, क्लियर ऑल आ गया ना? नहीं, इसके बगल वाला, ये वाला। ठीक है। मैं लिख के देखूं कुछ? एक मिनट, अब जरा करो क्लियर ऑल। मैं बेस्ट।
हो गया ना? एक बार जूम पे आना, जूम पे आपका ये जहाँ पे शेयर स्क्रीन है ना, इस पे से व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा। नहीं इसके बीच में क्लिक करो शेयर स्क्रीन पे सीधा, यहाँ पे भी आएगा ये रहा व्हाइट बोर्ड। हाँ, सिर्फ अब यही शेयर होगा, सब सिर्फ यही शेयर हाँ। होगा। ठीक है, और पीछे से इंडियन नहीं कॉन्ट्रैक्ट। ये जूम का व्हाइट बोर्ड है। अच्छा ये वो है जो आप खोले बैठे हो। अच्छा अच्छा, तो जूम वाले में कर लूं? जूम वाले को ट्राई कर लो, वो भी अच्छा है। आ गया इसमें। अच्छा, ये रहा, इसके अंदर क्लियर है, ये सारा कुछ क्लियर आ गया इसमें, है ना? और ये जो पीछे एक, हाँ ठीक है, अब ठीक है। ठीक है ना? और पीछे से ये हो जाएगा आपका। इसमें गए और ये यहाँ पे clear हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इतना अभी। हाँ ठीक है, अभी चलो कोशिश भाई। करना कि समझाओ, ज्यादा लिखो। हाँ, वही करूंगा भाई। अब ये पार्टिसिपेंट आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ अभी, रुक के ना, हाँ हाँ। फिर जब 10-5 हो जाए, 10-5 हो जाए तब एडमिट करना। ठीक है, डन। ठीक है जी, और थोड़ी देर में ना हाँ हाँ। यहाँ पे मोर पे जाके, हाँ, एक तो ये तो मैंने इसको डिसेबल कर दो, डिसेबल एनोटेशन। इससे क्या होता है? अरे दूसरे बंदे भी चला सकते हैं वरना स्क्रीन पे भी ना, अच्छा, ठीक अब है। नहीं चला पाएंगे। और एक और ऑप्शन कहाँ गया वो इसमें, ये व्हाइट बोर्ड अब यहीं आ जाएगा सीधा। ठीक है। ये पार्टिसिपेंट पे आओगे ना, ये थोड़ी जो देर में ये एनेबल वेटिंग रूम कर देना, इस पे क्लिक कर देना, तो ये अपने आप एडमिट होने लग जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ठीक है। चलो मैं छोड़ रहा हूँ। ये आपका 3 डॉट पे आया ना, एनेबल वेटिंग रूम? हाँ। ठीक है, डन।
गुड मॉर्निंग कनक। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो खुद को। Let's just wait for 2-3 minutes more and then we'll start. Am I audible to everyone? Yes, sir. Hi, Abhishek. Morning. कैसे हैं सब? Good morning, sir. Fine, sir. मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बोर्ड के एग्जाम्स तो हुए नहीं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तैयारी करके सब कुछ तैयारी साइड में बैक में है? This was like a different experience for all of you guys कि पूरा आपने प्रिपरेशन किया एंड उसके बाद में there was nothing in hand. Government just came up one day and they said कि नहीं एग्जाम्स नहीं होंगे.
तो पूरा स्टडी किया लेकिन एग्जाम नहीं हुए। हाँ, तो वो क्या कुछ मतलब थोड़ा सा खुशी हुआ या फिर इट वाज लाइक कि नहीं होना चाहिए था? सर थोड़ा दुख हुआ। थोड़ा दुख हुआ। तो वो वैसा हुआ कि बाबा का ढाबा की तरह कि हमने उनको नहीं कहा कि एग्जाम कैंसिल कीजिए, वो तो खुद आए थे कि एग्जाम कैंसिल करने हैं, राइट? यस सर। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? एंड एम आई विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो जैसा कि आप लोग कल अकाउंट्स की क्लास में भी आप आए होंगे, तो उसमें सुमित सर ने जो भी क्लासेस हैं आपकी, जो सर अकाउंट्स की क्लासेस सुमित सर ने ली होगी आपकी, तो उसमें भी उन्होंने आपको लाइक काफी कुछ बताया होगा अबाउट दिस द कोर्स दैट you guys be entering into. And first of all, I'll just give you all a brief about myself. I am CA Saurabh Sharma. So I actually qualified in 2016, and I bring with myself a proper corporate experience. And I've been actually about working in corporate for like more about 5 to 6 years. So I have been working with EY, अगर आपने सुना हो, Ernst & Young, that is one of the big fours. I have worked with Accenture, and I have worked with AXA, that is your AXA. लाइक योर EY जो है आपकी वन ऑफ द बिग फोर, जो कि होता है हम लोग जब सारे आप लोग यहाँ से निकल के जब आप CA फाउंडेशन जब आप क्लियर करोगे, उसके बाद व्हेन यू गाइस एंटर इनटू IPCC, और जब आप अपना IPCC का फर्स्ट क्लियर आउट करोगे, तो वन ऑफ द जो मेजर जो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, दैट इज नॉट टू डू योर आर्टिकलशिप in your big four. So everybody knows about the articleship, या फिर मैं पूरा एक बार CA के गो थ्रू लेके चलूं कि लाइक व्हाट इज CA एंड हाउ इट इज बीइंग डन, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। क्या ये एक बार बता देता हूँ? ठीक है, एक बार बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको सबको पता ही है कि आपने जो कोर्स आप लोग जो करने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स। ठीक है, जैसे आप लोग अब जब एंटर हो चुके हैं इस कोर्स के अंदर, तो यू विल फील जो भी आपके जो साथी थे या फिर जो साथी हैं, और जो भी घर परिवार में भी जो लोग हैं या फिर आपके जो कजन्स हैं वो जी हैं, तो अब आप क्योंकि आप CA में एंटर कर चुके हैं, तो नाउ यू विल बी सीन विद लाइक अ डिफरेंट रिस्पेक्ट। हाँ, जैसे कि हाँ, आप अगर आए हैं इस कोर्स के अंदर, देन यस यू आर समथिंग, एंड if you are actually have opted for anything, that you are a daredevil. Trust me, you are a daredevil. तो आप लोग उस हिसाब से लेके चलेंगे कि हाँ। सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर? यस सर, कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। बीच में से कट जाती है या कुछ साउंड, मतलब एक वर्ड जैसे मिसिंग सा हो जाता है। ओके, तो जैसे ही मिसिंग सा हो जाए, आप मेरे को बीच में पॉइंट आउट कर देना कि सर ये वाला वर्ड मिसिंग है, आप इसको दोबारा एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो एज आई वाज सेइंग कि जो कोर्स में आप लोगों ने एंट्री लिया है, दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स। तो आपको ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस दिखेगा जब आप मार्केट में आप निकलेंगे, या फिर आप रिलेशंस में आप निकलेंगे, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में निकलेंगे, तो यू विल बी सीन विद अ डिफरेंट रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। एंड ये जो CA है, ये हमारा 3 चीजों में बटा हुआ है। फर्स्ट इज योर फाउंडेशन, second one is your IPCC, that is your intermediate, and third one is your final. तो इसमें हमारे फाउंडेशन में हमारा एक ही ग्रुप होता है। इसमें हमारे सिर्फ ये जो 4 पेपर है आपके, फर्स्ट इज योर अकाउंटेंसी, सेकंड इज योर बिजनेस लॉस, थर्ड इज योर इकोनॉमिक्स, एंड फोर्थ वन इज योर मैथमेटिक्स। सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली एन एंट्रेंस, कि जो आप एंट्रेंस देके आप निकलोगे, उसके बाद यू विल गो इनटू दिस IPCC। एंड IPCC में जाने के बाद में यू विल हैव 2 ग्रुप्स। ठीक है, इसमें 2 ग्रुप्स में आपके होंगे, एक आपका फर्स्ट लेवल होता है एंड एक आपका सेकंड लेवल होता है। First level में you will be having like different subjects 3 or 4, and in second level you'll be having different subjects like 3 or 4, and आप उसके बाद अगर आप क्लियर करते हैं, then उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। That is your basically आपकी जो इंटर्नशिप कहते हैं, जो कि हमारे जो कोर्स है, हमारे कोर्स का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट माना जाता है हमारी जो इंटर्नशिप होती है। एंड आपकी जो आगे की समवट आपकी जो आगे की जो लाइफ होती है, आपकी जो आगे की जो जर्नी होती है, और आपकी आगे की जो नॉलेज बेस होता है कि आप काम कैसा करेंगे जाके, दिस लाइक
मेजरली दिस डिपेंड्स ऑन योर आर्टिकलशिप कि आप आर्टिकलशिप कहाँ से कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है। एंड वंस यू क्लियर और इंटरमीडिएट देन यू विल गो इनटू द फाइनल्स, एंड फाइनल में आपके 2 ग्रुप हैं एंड उसमें आप दोनों ग्रुप क्लियर कीजिए एंड उसके बाद आपकी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह जो एक्सेट्रा छोटी छोटी होती है लाइक GMCS और कुछ एडवांस ITT होती है लाइक GMCS2, एंड उसके बाद आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलते हैं। फिर उसके बाद आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है and that membership number does really count, trust me, and उसके बेसिस पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक बैलेंस शीट आपने जो 12th में पढ़ा होगा वो आप साइन करते हैं, आप P&L साइन करते हैं, आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं and आप सर्टिफिकेट साइन करते हैं। and once you certify these things, you know, and then nobody can come and question on these things कि ये सही है या गलत है। इट इज जस्ट लाइक कि हाँ CA ने सर्टिफाई किया, देन वी ट्रस्ट दिस थिंग कि ये एकदम ठीक ही होगा एंड इसमें देयर इज नो एरर इन दैट। तो एज आई वाज सेइंग, बिकॉज ये इतना प्रेस्टिजियस कोर्स है इसीलिए आपको मैंने बताया था कि आपने अगर एक चीज पे किसी भी चीज पे अगर आपने साइन किया है देन आपकी वो चीज मानी जाती है कि अगर हाँ CA ने अगर कहा है कि दैट दिस थिंग इज करेक्ट then this thing will be correct and no further questions asked. So this is all about CA जो कि आप करने जाएंगे और आप आगे जो करेंगे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके फाउंडेशन की, वो फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। 1 is your accountancy, 2nd one is your business laws, and 3rd one is your economics जो आप स्कूल में भी पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है इकोनॉमिक्स। एंड 4th one is your mathematics, that is your quantitative aptitude, if I say in clear terms. तो अकाउंटेंसी, sorry Kanak, you were saying something? इंग्लिश बोल रहे हो सर BCR एंड BCK भी है। BCR एंड BCK सर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। वो सर लॉ में आ गया आपका, जो लॉज मैंने आपको दिया है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग आपका लॉ में आएगा एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज आपका लॉ में आएगा, जो कि आप लॉज पढ़ोगे, जो कानून आप लोग जो पढ़ोगे वो आपके लॉ में आएगा। अकाउंटेंसी आपके सुमित सर पढ़ाएंगे जो कि उन्होंने फर्स्ट क्लास कर ली होगी। लॉ विल बी टीच्ड बाय मी। इकोनॉमिक्स आपके हितेश वाधवा सर कराएंगे आपको, and mathematics this will be done by Anurag sir. Any questions on this? नो सर। नो सर। Okay. So first of all अब हम ये लेके चलते हैं कि आप में से किसी को लॉ के बारे में कुछ नॉलेज है कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या है और लॉ बनते क्यों हैं और लॉ बनते कैसे हैं और लॉ क्यों जरूरी है किसी भी एक कंट्री में या किसी भी एक जगह पर या किसी भी एक स्टेट में या किसी भी एक काउंसिल में। एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? सर ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी जनरल पब्लिक को और लेजिस्लेचर बनाती है इसे। करेक्ट। देखिए किसी भी जगह पे अगर आपको एक प्रॉपर सेट ऑफ एनवायरनमेंट बनाना है सो दैट कि सारी ही चीजें प्रॉपर चले आपकी एंड सारी ही चीजें आपकी ठीक से चले एंड देयर इज नो अप्स एंड डाउन्स और आपकी मतलब एक प्रॉपर जो कहते हैं ना जो राम राज्य हम लोग कहते थे या फिर आज भी हम कहते हैं कि एक राम राज्य अगर चले उसके लिए लॉज का सेटअप होना बहुत जरूरी है एंड बाय दोज लॉज थिंग्स गेट्स गवर्न एंड अगर वो लॉज नहीं होंगे तो वो चीजें गवर्न प्रॉपरली नहीं होंगी एंड वो कहीं ना कहीं फिर जो सोसाइटी है और जो समाज है उसमें बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं एंड दैट इन टर्न will not give you a safe environment to live or like safe environment to trade or like safe environment to deal with any of the things. तो आप लोग मैं एक बार लॉ के ऊपर लेकर अगर चलूं तो आप रेगुलरली आप न्यूज में और सोशल मीडिया में आजकल बिकॉज आप सभी सोशल मीडिया पे हो गए आई एम वेरी मच श्योर एंड बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड राइट इन टुडे यहाँ पे कि हम लोग मोस्ट ऑफ हम लोग पीपल वी आर ऑन सोशल मीडिया। तो आप सोशल मीडिया में आपको सुनने को मिलता रहता होगा कि गवर्नमेंट ने अब ये रूल पास किया है या गवर्नमेंट ने अब ये वाला लॉ पास किया है या गवर्नमेंट अब ये वाला एक्ट लेके आएगी या गवर्नमेंट अब ये वाली चीज करके ये वाली चीज लेकर के आने वाली है। तो अगर मैं बात करूं तो करेंटली
अगर आप सिनेरियो देखोगे तो आजकल 3 से 4 जो आपके एक्ट्स हैं या जो लॉस हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और बहुत ही ज्यादा वो लाइमलाइट में है। फर्स्ट वन इज योर फार्म लॉस, जिसके लिए अभी भी एजुटेशन एंड वो आपके जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। सेकेंड वन वॉज योर CAA एंड जो कि अभी उतना एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट दैट इज बीइंग ड्राफ्टेड एंड बीइंग प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। एंड थर्ड वन जो आपका जो चल रहा है दैट इज योर वन नेशन वन एक्ट, जो कि आपका आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो दैट थिंग इज गवर्न्ड बाय योर वन नेशन वन एक्ट, जो आपका जो एक्ट है उसमें। तो अगर अब हम बात करें कि आपके लॉज बनते कैसे हैं या फिर आपके लॉज बनाता कौन है, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? तो जस्ट टू गेट योर गाइस एन ओपिनियन कि हाँ ये हमारे लॉज इस तरीके से बनते हैं या फिर हमारे लॉज को बनाने का ये वाला स्टेप, इफ एनीबॉडी हैव एनी आइडिया I'll just give you guys an open forum. अच्छा, I'll just tell you guys about myself. मैं one-sided talk नहीं रखता हूँ अपनी क्लासेस में. I believe in conversation and conversation हमेशा double side होती है. तो I'll just give you guys first chance कि आपके पास जो भी नॉलेज है या फिर आपके पास जो भी चीज़ है जो आपको पता है आप मेरे को बताइए एंड आप अपनी नॉलेज शेयर कीजिए और अपनी आप चीज़ें बताइए एंड उसके बाद I'll then dig into things and I'll then jump on the things. तो anybody have any idea लॉस कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, बाकी चीजें क्या होती हैं? पहले कोई भी लॉ होता है वो पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, फिर पार्लियामेंट से वो लॉ अप्रूव होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद वो लॉ बन जाता है। करेक्ट, बट वो लॉ बनने तक आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिया वेरी गुड, बट सबसे बड़ी एक चीज है कि वो लॉ पार्लियामेंट में जब आता है तो वो लॉ बनने का क्या स्टेप्स होता है। सबसे पहली चीज ये भी है कि वो लॉ बन के पार्लियामेंट में किस स्टेप से होके आता है? पहले लोकसभा में, राज्यसभा में। नहीं, पार्लियामेंट में आ गया तो लोकसभा में, राज्यसभा में आ गया। माय क्वेश्चन इज कि वो लॉ जो आप कह रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी की अगर मैं बात करूं, जैसे फार्म लॉज जो आए थे, वो फार्म लॉज आपके जो पार्लियामेंट में आए थे वो आपने सीधा कहा कि वो लॉ बन करके आया, ठीक है। तो इसके भी जो लॉ के जो स्टेप तक आने के जो प्रोसीजर्स हैं और जो लॉ तक आने के जो स्टेप्स हैं उसके पीछे भी काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद वो एक लॉ बनता है एंड वो लॉ नहीं बनता जब पार्लियामेंट में आता है, तो वो एक बिल होता है एंड वो लॉ बाद में बनता है। जब आप बिल को जब आप लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, जब आप लोकसभा में मेजॉरिटी उसको जब एडमिट कर देती है दैट मेजॉरिटी वोटेड फॉर इट, और उसके बाद में फिर वो राज्यसभा में जाता है और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एज यू सेड, तो उसके बाद में वो सारी चीजें बनती हैं। तो नाउ आई विल टेक अप ऑन द थिंग्स कि इंडिया में लॉ आखिर बनते कैसे हैं एंड हाउ दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉ बनाता कौन है, तो लॉ बनाते हैं आपके जो डायरेक्टली इलेक्टेड जो आपके मेंबर्स हैं वो आपके लॉ बनाते हैं। एंड डायरेक्टली इलेक्टेड आपके मेंबर्स कौन होते हैं? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? नो। तो डायरेक्टली इलेक्टेड आपके जो मेंबर्स होते हैं, अगर मैं कंट्री वाइड कहूं तो आपके होते हैं एमपीज एंड अगर मैं स्टेट वाइड कहूं तो आपके होते हैं एमएलएस, ठीक है। और एमपीज जो होते हैं ये आपके डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल लॉ बनाने में कोई, और जो एमएलएस होते हैं उनके पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए उनके जो लॉ बनते हैं ये उसके लिए होते हैं, ठीक है। एंड जो आपके जो एमएलएस जो आपके जो लॉ बनाते हैं दैट इज एप्लीकेबल ओनली दैट रिस्पेक्टिव स्टेट, एंड जो सेंटर में आपके जो लॉ बनते हैं दैट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड उसके लिए कोई भी स्टेट्स आपके ये नहीं कह सकता कि दैट ओके वी आर नॉट अबाइडिंग टू दिस, बिकॉज उनको ये चीज अबाइड करनी ही होती है बिकॉज ये सेंट्रली पास हुआ है एंड दिस इज पास फॉर ऑल ऑफ द इंडिया। एंड उनको ये क्यों अबाइड करनी होती है उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज ये हमारे लिखा हुआ है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन द रूल 7 की हर स्टेट को जो भी सेंटर लॉ बनाएगा उससे अबाइड करना पड़ेगा। एंड दे कैन नॉट से दैट ओके वी आर नॉट अबाइडिंग टू योर रूल्स एंड वी आर नॉट अबाइडिंग टू योर लॉज एंड वी विल जस्ट से मेक अ सेपरेट लॉ फॉर माय स्टेट। आज से पहले जब आपका वन नेशन वन एक्ट से पहले जब आपका आर्टिकल 370 हुआ करता था,
इन दैट थिंग जब कभी भी आपका कोई भी अगर लॉ बनता था, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, अगर मैं आपके पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं, या फिर अगर मैं आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं, अगर आगे जाके आप कंपनीज एक्ट की बात करेंगे, आगे जाके आप बोनस एक्ट की बात करेंगे, बहुत सारे आप एक्ट की बात करेंगे, जब आप आगे इंटरमीडिएट में जाएंगे या फिर जब आप फाइनल में जाएंगे, तो उसमें हमेशा एक लाइन लिखी होती थी कि दिस इसकी एप्लीकेबिलिटी, तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Anybody has any idea कि वो जम्मू एंड कश्मीर पे क्यों एप्लीकेबल नहीं होता था? उसका अपना अलग था लॉ। नहीं, वो उनका अलग लॉ नहीं था। I'll be just giving you a more clarity on this. इसके पीछे बहुत मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस की एक स्टोरी है, तो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ ऑन दिस। तो जो राजा जो हरीश चंद्र थे, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम करेक्टली, तो जो वहाँ के जो राजा थे, जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस जब जम्मू एंड कश्मीर को ना इंडियन गवर्नमेंट, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर गाइस, व्हेन दे आस्क्ड जम्मू एंड कश्मीर टू इनकॉर्पोरेट इनटू इंडिया, बिकॉज इंडिया जो बना था वो बहुत सारे राज्यों को मिला करके बनाया गया था। इंडिया कभी पहले एक होल ऑफ इंडिया नहीं था, तो वो बहुत सारे राजाओं को अपने कंसेंट में लेके और उनको प्रॉपरली कंफर्टेबल करके वो बनाया गया था। उसमें फिर जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, उन्होंने कहा था कि आप कोई भी लॉ अगर हमारे लेके आएंगे तो उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली अबाइड नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल वी गिव यू कंफर्मेशन, तब तक वो लॉ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा। इनफैक्ट कोई भी लॉ आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट इज द वन मेन थिंग। किसी भी एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे, जो मेजर जो एक्ट्स हैं, चाहे आप कोई भी पकड़ लो, चाहे आप इंडियन कस्टम एक्ट पकड़ लो, जो कि आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे, नॉट इन योर सीए फाउंडेशन, एक्साइज जो आप पढ़ते थे, जो कि अब आप जीएसटी हो चुका है, सर्विस टैक्स जो था जो अब जीएसटी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे ही जो एक्ट्स होते थे या जो सारे ही जो लॉज होते थे, वो हमेशा पहले ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर लगा करते थे। ठीक है, तो अब उसमें बात करते हैं जो आई थिंक कनक ने या सोनिया ने कहा था कि लाइक नो दैट आपका जो बिल जो लॉ होता है वो पहले पार्लियामेंट में आता है एंड उससे पहले उसको लोकसभा पास करती है एंड उसके बाद में वो राज्यसभा में जाता है, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट फॉर द साइनिंग। एंड इसके पीछे का जो एक पूरा थ्योरी होता है, फर्स्ट इज की सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले एक आइडिया होता है किसी के माइंड में भी, बिकॉज अगर आपको एक लॉ कोई भी बनाना है या फिर आपको अगर कोई भी आपको चीज बनानी है, तो सबसे पहले आपको एक आइडिया प्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट व्हाट इज द आइडिया दैट यू हैव, कि आप उसको आपके माइंड में कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आइडिया होना चाहिए सबसे पहले माइंड में कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्या, अग्रीमेंट्स क्या होंगे, बाकी चीजें क्या होंगी, या ऐसे ये क्या होगा या वो क्या होगा। तो आइडिया सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए। फिर आप इस आइडिया को आप करते हैं डॉक्यूमेंट, जिसको कि आप बोलते हैं डॉक्यूमेंट करने के बाद आप इसको बोलते हैं बिल, करेक्ट। आप इसको बिल करने के बाद में जो कनक ने या सोनिया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम करेक्टली, सॉरी अबाउट दैट, उसके बाद जब आप ये बिल जो लेके आते हैं, बिल उसके बाद में आपका पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। फर्स्टली दिस इज प्रेजेंट इन योर लोक सभा विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि आपके एमपीज होते हैं। एंड जब आप यहाँ से आपको जब एक मेजॉरिटी मिल जाती है, देन दिस बिल गोज इन योर राज्यसभा, who are not directly elected but these are indirectly elected members। एंड जब इसके बाद में यहाँ पे भी वोटिंग होती है, इसके बाद में जब आपको कंसेंट मिल जाता है, देन दिस बिल गोज टू योर प्रेसिडेंट फॉर ए कंसेंट। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिल है वो राज्य लोकसभा से पास हो गया एंड वो गया है उसके बाद में आपका राज्यसभा में, एंड वहां पे राज्यसभा में आपके क्वेश्चंस उसमें आ गए हैं कि लाइक बॉस वी हैव दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन लाइक 1 पॉइंटर, 2nd पॉइंटर, 3rd पॉइंटर, और हमारे ये पॉइंटर्स हैं, देन ये बिल वापस आपका लोकसभा में जाएगा। इसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन होगा, प्रेजेंट होगा, डिस्कशन होगा, क्लॉज बाय क्लॉज चीजें डिस्कस होंगी, एंड देन इट विल अगेन कम टू राज्यसभा। एंड इफ द गाइज आर इन द राज्यसभा लाइक कंफर्टेबल एंड इफ दे फाइंड कि दिस ऑल इज ओके एंड ऑल इज वेल, उसके बाद ये आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इसको जब ओके करेंगे तब ये आपका बनेगा एक्ट, एंड जब तक ये एक्ट नहीं बनता तब तक ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता। कहीं पर भी एक्ट बनने के बाद ही कोई भी चीज आपकी एप्लीकेबल होती है। एंड
एक्ट बनने के बाद में उसके बाद आती है आपकी ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी। दोज आर लाइक आईएएस एंड जो आपके यूपीएससी जो पर्सनल्स होते हैं, आईएएस बनाते हैं आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड उसके बाद इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये इम्प्लीमेंट कराएं इस एक्ट को, इस रूल को इन होल ऑफ इंडिया। Any doubt, anybody? This is how a law is formed and this is how things are being done in India. इस तरीके से आपकी अप्रोच यूज होती है कि ये कैसी चीजें स्टार्ट होती हैं। Anybody have any doubt in this? सर जी, सर लॉ बनने में कितना टाइम लगता है? that depends. That depends. वो जैसे कई जो लॉज हैं which are non debatable वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, and कई ऐसे लॉज हैं विच आर डिबेटेबल एंड उसमें टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, जैसे आप अभी रिसेंटली सुन रहे हैं फार्म लॉज, तो फार्म लॉज के केस में क्या हुआ था, आपका पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट के सेशन में लोकसभा में बिकॉज बीजेपी हैज अ मेजॉरिटी, तो लोकसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी है तो दे गॉट दैट पास। राज्यसभा में they also had that time majority because some of the parliamentarians were not present in the parliament and जो उनका जो no के votes थे that were less in comparison to the votes जो कि favor में हुए थे उनके, तो वो वहाँ पे पार्लियामेंट में पास हुआ। then it went to your president for the signing, president signed it and it comes into existence. So this is वन लॉ जिसमें कि आपका बहुत टाइम लगा था, एंड कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि डिबेटेबल होते हैं, जो कि काफी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं एंड उसके बाद में वो काफी टाइम के बाद आते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, अगर आप लोगों ने न्यूज अगर आप लोग देखते हो या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे भी अगर देखते हो तो जीएसटी कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, व्हेन यूपीए वाज इन पावर। एनीबडी रिमेंबर दैट नेम? किसी ने कभी सुना हो बिफोर दिस 2018 और 2019 कि जीएसटी भी ऐसी कुछ चीज थी जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे भी चलती थी? एनीवन? नो सर। तो ये जो जीएसटी के जो आपके बिल आए थे ना, जीएसटी का बिल जो पहला प्रपोजल जो था जीएसटी, दैट वाज बीइंग प्रपोज्ड बाय यूपीए गवर्नमेंट। बट जैसे कि आपने भी पूछा कि कितना टाइम लगता है किसी भी चीज को बनाने में, उस टाइम जीएसटी को इम्प्लीमेंट कराना दैट वाज लाइक और उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस उस टाइम पे नहीं बन पा रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टेन ट्रेड लूपहोल्स भी होते हैं एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो जीएसटी उस टाइम पे नहीं बना। When BJP came into power, they got things in their hand and उन्होंने फिर वो चीजें ज्यादा अच्छे से लिया and they got into that thing and फिर वो GST आपका in rules आया था। So this is answer to your question सुनिया कि एक कोई भी लॉ जो है वो कितने टाइम में बनता है। तो आंसर टू दिस इफ आई से इन क्रक्स की कोई क्लियर टाइमिंग नहीं है। अगर एवरीबडी इज एग्रीड वो आपका महीने भर में बन के आ सकता है, अगर आप एवरीबडी इज नॉट एग्रीड तो उसमें साल भी लग सकते हैं। बट इट्स नॉट अ स्पेसिफिक आंसर टू योर क्वेश्चन कि एक लॉ या कोई भी चीज कितने टाइम में बनती है। ओके सर। ओके, आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। अच्छा, ये अब हम बात करेंगे अपनी थोड़ी कोर्स स्पेसिफिक कि व्हाट वी विल बी स्टडिंग एंड कि हम लोग क्या लेके चलेंगे एंड हम लोग कैसे चीजों को पढ़ेंगे, हम एक्चुअली पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। और बिकॉज ये लॉ है तो आपको कई बार लॉ सुन के आपको लॉयर्स भी याद आ रहे होंगे कि बिकॉज लॉयर्स आर द वन लाइक हु टेक्स केयर ऑफ द लॉज। तो आई विल बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको लॉ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट समझ आने लग जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी जैसे टॉपिक है या कोई भी चैप्टर है या कोई भी एक एनी पॉइंट, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जस्ट बी पेशेंट। आपको समझ में आएगा, आप 1 क्लास लगाएंगे, आप 2 क्लास लगाएंगे या फिर आप 3 क्लास लगाएंगे। उसके बाद जब आप उसमें चीजों में जब आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे तो उसके बाद आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। जस्ट ट्रीट दिस थिंग एज जब आप स्कूल में गए थे बचपन में, जब आप नर्सरी में गए थे, यू वर लर्निंग ABCD। उस टाइम पे ABCD समझ में नहीं आती थी, 1 2 3 समझ में नहीं आता था, का समझ में नहीं आता था, but gradually you learned that thing and gradually now you guys are master of those ABCDs 1 2 3 and kaka and everything and anything। ठीक है, तो अब जैसे बाकी सब्जेक्ट जो मैंने इसके अंदर बताए थे आपको, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड योर मैथमेटिक्स, ये सब चीजें आप पहले पढ़ के आए हैं।
तो यू हैव अ सर्टेन आइडिया अबाउट थिंग्स कि अकाउंटेंसी में कौन से हमारे चीजें हैं और हमारी इकोनॉमिक्स में कौन सी चीजें हैं और हमारी मैथमेटिक्स में कौन सी चीज है, तो यू हैव एन आइडिया अबाउट दोस थिंग्स। बट लॉ एक ऐसी चीज है जहाँ पे कि आपको उतना आइडिया अभी नहीं है, बिकॉज आपके लिए एक एंटायरली न्यू वर्ल्ड है, आपके लिए एक एंटायरली ये न्यू चीज है। तो अगर आपको किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फील फ्री टू पॉइंट में आउट कि सर यहाँ पे रुक जाइए और हमको ये वाला पॉइंट समझाइए। आपको एक बार में समझ में नहीं आता आप मेरे को बोलो, आपको 2 बार में समझ में नहीं आता आप मेरे को बोलो, आपको 3 बार में समझ में नहीं आता मेरे को आप बोलो। बट आई कैन गारंटी यू गाइस अ थिंग कि अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा तो आप उसको, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको ये रीड कैसे करना है, आपको समझना कैसे है। एंड जैसे ही आपको एक बार समझ में आने लग जाएगा, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस। मार्क माय वर्ड्स, आप एंजॉय करने लगोगे इसको। ठीक है। तो अगर मैं ये लेके चलूं आपके साथ में कि आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, एक पार्टनरशिप चैप्टर था आपके अकाउंटेंसी में, जहाँ पे कि आप ये पढ़ते थे कि what is the admit ratio, what is your distribution ratio, what will be your exit ratio, and partners को अगर distribute करना है तो क्यों करना है, ड्राइंग्स अगर वो लेके गए हैं तो क्यों लेके गए हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे नहीं होगा। सो दैट वाज योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। वो क्यों होता है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, लॉ में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चीज अगर हो रही है, बेशक वो चाहे पार्टनरशिप के अंदर आपके हो रही थी या फिर आपके वो शेयर कैपिटल चैप्टर में आपके हो रही थी, या फिर अगर आपके वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपके अगर वो चीज हो रही थी, तो वो क्यों हो रही थी, उसके जो पीछे के जो रीजंस हैं कि वो गवर्न किस चीज से होती है, वो सारी चीजें वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, so I've got a question from Mansi. Sir, can you please share paper of loss? तो आप क्वेश्चन बैंक मेरे से क्वेश्चन पेपर्स मांग रहे हैं या फिर आप मेरे से स्टडी मटेरियल मांग रहे हैं मानसी? सर क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर आज की ही क्लास में चाहिए आपको या फिर थोड़े टाइम बाद चाहिए? बिकॉज अगर आप आज की ही क्लास में मांगेंगे तो आपको उसके अंदर समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि आप मतलब आपको क्या पूछा है उन्होंने और क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आप आंसर क्या करना चाहते हैं। तो ग्रेजुअली आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, ठीक है, आपको ग्रेजुअली क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाएंगे और आपके ग्रेजुअली आपको सारी चीजें दी जाएंगी एंड इसमें कि आपके आंसर्स भी होंगे। तो एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा आपके टेस्ट भी होंगे एंड यू गाइस विल बी लाइक आप एनालाइज भी करोगे उसको, और जहाँ पे भी आप गलती कर रहे होगे आपके प्रॉपर्ली टेस्ट चेक भी होंगे, और जहाँ पे भी आप गलती कर रहे होगे आपके वो चीजें आपको पॉइंट आउट भी की जाएंगी एंड उसके बाद में आपको बताया भी जाएगा कि आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है। तो लाइक Mansi, सॉरी टू से दिस बट आस्किंग क्वेश्चन पेपर्स आज फर्स्ट क्लास में आपको बेनिफिट नहीं करेगा। ऑलराइट? ओके ओके, बट आप डोंट वरी, आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपको क्वेश्चन पेपर्स, आपको क्वेश्चन बैंक प्रॉपर्ली मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको रिवीजन टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है? Anybody have any questions other than this? No sir. Okay, तो अगर हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन में लॉ की, तो ये आपका जो टोटल है, ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, योर बिजनेस लॉस एंड अनदर वन इज योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ऑलराइट, ये आपका 60 मार्क्स का आता है एंड ये आपका 40 मार्क्स का आता है। दिस इज योर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, दिस इज योर कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं, सबसे पहले मैं लेके चलूं बिजनेस लॉस, दैट इज योर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस, जो कि आपका 60% का सिलेबस कवर करता है एंड आपका 60 मार्क्स का ये आता है। इसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं,
फर्स्ट इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपका बेस है हर चीज का, किसी भी एक्ट को बनने का, या किसी भी आप और हम अगर आज बातें कर रहे हैं, या फिर आप और हम अगर आज क्लास में आए हैं, तो उसके लिए भी ये एक्ट है कि आप और अब जैसे आपने AS एडुकेट के फॉर्म्स भरे होंगे, सो दैट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कि आप AS एडुकेट से क्लासेस लेंगे, and if you feel comfortable आप 2 डेमो क्लासेस के बाद if you feel comfortable, if you think that we are gaining something and that you will be gaining something, that I can commit to you guys, and उसके बाद में आप फिर आपके हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा that yes sir हमें क्लासेस देंगे and we'll gain a knowledge and we'll just pay in return. So this is a sort of contract between you and AS Educate. The second chapter is your, just a second, sorry. Second chapter is your Partnership Act, जो आपने 12th में अकाउंट्स में पढ़ा था. Third one is your Limited Liability Partnership Act. This is some sort of partnership, but ये आपकी liabilities के अंदर लिमिट होती है, जो कि आपकी पार्टनरशिप में लिमिटेड नहीं होती. आप पार्टनर्स के घर का सामान भी बेच देते हैं अगर आपको वो पैसे नहीं देते हैं प्रॉपर्टी, और अगर आप वो अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज योर कंपनीज एक्ट. दिस विल बी इन योर IPCC एंड इन योर फाइनल एज वेल. फाइनल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी. IPCC में दिस विल कवर लाइक a most of like a very good amount of syllabus. The next one is your sale of goods act, जो आपका 5वां है कि अगर आप कोई भी गुड्स अगर आप सेल करोगे तो उसके पीछे क्या चीजें होंगी एंड व्हाट आर द रूल्स दैट विल गवर्न दिस. तो अगर आप Amazon से अगर आप कोई सामान लेके आते हैं, अगर आप दुकान से कोई सामान लेके आते हैं, या फिर आप कहीं से भी कोई सामान लेके आते हैं, तो वहां पे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है इन कंजंक्शन विद योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वेटेज की बात करूं, ये आपका 25 to 30% आता है. पार्टनरशिप एक्ट आपका 20 to 25% आता है इन योर पेपर. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपका 5 to 10% आता है. कंपनीज एक्ट आपका 15 to 20% आता है. एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका 5 to 10% आता है. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? No, sir. Sir, in this only 5 chapters are there. In business laws there are only 5 chapters. Sir, these are actually not 5 chapters. ये अपने आप में ही एक्ट है, ठीक है. तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका, ये आपका प्रॉपर एक एक्ट है जो कि आप पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे. पार्टनरशिप एक्ट आपका प्रॉपर एक एक्ट है जो आप पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे. ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे बिकॉज आपका इससे, क्योंकि इसका जो बाकी जो हिस्सा होगा या फिर बाकी जो डीप जो नॉलेज है वो आप IPCC में जाके लेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट लेवल होगा. कंपनीज एक्ट आप जो इसका जो डीप हिस्सा होगा वो आप IPCC एंड फाइनल में जाके लेंगे. सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप पूरा पढ़ेंगे. तो आप इन अ वे इनको चैप्टर्स भी कह सकते हैं, और आप इन अ वे इनको पूरा एक एक्ट भी कह सकते हैं बिजनेस लॉस के अंदर. एनी डाउट? No, sir. एंड द नेक्स्ट वन, अगर मैं अब बात करूं आपकी जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दैट इज विच कंप्राइज ऑफ 40% ऑफ सिलेबस इज योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड योर रिपोर्टिंग. अच्छा, मैं बताऊं, अगर मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, बट ये पेन टैबलेट पे राइटिंग गंदी आती ही आती है, ठीक है. तो इन जनरल हमारी राइटिंग इतनी गंदी होती नहीं है, बट हाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब तक आप फाइनल में आएंगे तब तक आप लोगों की राइटिंग गंदी हो जाएगी. फर्स्ट वन इज योर कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, दैट विल कवर अप योर 10 to 15%. सेकेंड इज योर सेंटेंस टाइप एंड वर्ड पावर, which is your basically grammar, synonyms, लॉ के synonyms की किसका मतलब क्या होता है, that will contribute about 20% to 30%. Third one is your comprehension passages. This constitute 20% to 30%. And fourth one is your developing writing skills, जो कि आप नोटिस देंगे किसी को, आप मीटिंग इनवाइट्स भेजेंगे, आप
लेटर्स लिखेंगे, दिस विल कंट्रीब्यूट 35 to 40%। और ये टोटल आपका जो है ये वाला, ये आपका जो एरिया है ये आपका 40 मार्क्स कवर करता है इन योर पेपर। एनी डाउट्स एनीबॉडी हैव विद दिस? I will take silence as a no. No, sir. Thank you. So firstly, now we will go up on our first topic, that is Indian Contract Act. अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं आप लोगों को जो भी एक्ट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे आपने सुना होगा, अगर आपने बुक वगैरह कुछ अगर देखी होगी या फिर अगर आप जैसे फार्म लॉस के ऊपर ही बातें चल रही है तो लोग कहते हैं कि इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है या इस वाले रूल में प्रॉब्लम है या फिर इस वाले क्लॉज के अंदर प्रॉब्लम है। एनीबॉडी एनी आइडिया? किसी ने अगर सुना हो कि इसमें सेक्शन में प्रॉब्लम है, इस रूल में प्रॉब्लम है, इस क्लॉज में प्रॉब्लम है? No. ओके, सो कोई भी जो एक्ट आपका बनता है उस एक्ट में आपके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आपका आता है सेक्शन, विच इज योर मेन गवर्निंग सेक्शन। उसके बाद आते हैं सब सेक्शन, उसके बाद आते हैं क्लॉज, उसके बाद आते हैं प्रोविजंस, and then rules. Just think of as your family tree. सबसे पहले आते हैं दादाजी, फिर आते हैं पापा, फिर आते हैं बड़े भैया या बड़ी दीदी, फिर आते हैं उनसे छोटे, एंड फिर आते हैं आप लोग। तो जस्ट थिंक ऑफ दीज थिंग्स दैट दिस इज योर फैमिली ट्री, एंड फैमिली ट्री के हिसाब से आप ये सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर आप सब सेक्शन पढ़ते हैं, सब सेक्शन के अंदर आप प्रोविजन या क्लॉज पढ़ते हैं, एंड फिर आप प्रोविजन या क्लॉज के बाद आप रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ आई विल टेक अप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आपका सबसे पहला आपका जो टॉपिक होगा जो कि हम लोग कवर अप करेंगे इन योर कमिंग क्लासेस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहाँ पे जो 1872 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर आप लोग ये देखें तो व्हाट दिस सिग्निफाइज, दिस एक्चुअली सिग्निफाइज अ ईयर जिस ईयर में ये कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कि जैसे आपने पूछा था, आई थिंक सोनिया ने पूछा था कि सर ये बनते कितने टाइम में है, तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बन के एग्जिस्टेंस में पब्लिक एग्जीक्यूशन में ये 1872 के अंदर आ गया था। और सबसे फिर अब इसके अंदर आपके 5 टॉपिक्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इन योर सीए फाउंडेशन। फर्स्ट वन इज योर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन चाहिए होगा और किस कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर होगा। तो वो आपको, ये सबसे पहली चीज आपको नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पता लगेगी। एंड सेकंड आपके आते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में लाइक व्हाट इज द कंसिडरेशन, बेसिकली अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप बार्टर के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप मनी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप जो भी इसके अलावा अगर आपकी कोई कंसिडरेशन है तो वो क्या कंसिडरेशन है। वो कंसिडरेशन आपकी वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो आपकी इनवैलिड कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर सेकेंड थिंग। थर्ड वन is your other essential elements of the contract. सर इनवैलिड कंसिडरेशन कौन सी होती है? सर जो इंडियन एक्ट में प्रोहिबिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एक्ट के अंदर सट्टा जो होता है वो इनवैलिड है, तो जो सट्टा जो होता है दैट इज इलीगल। तो अगर आप ये कहें किसी को कि अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं एंड मैं
तुम्हें पैसा दूंगा कहाँ से, जो मैं सट्टे से जो पैसा जीतूंगा, जो मैं बेटिंग से जो पैसा जीतूंगा, वो वाले पैसे से मैं तुमको ये वाली मेरी कंसिडरेशन फुलफिल करूंगा। तो फॉर एन एग्जांपल वो जो कंसिडरेशन होगी आपकी, दैट विल बी योर इनवैलिड कंसिडरेशन, वो मानी ही नहीं जाएगी। ओके सर। ओके, तो अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं जो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फर्स्ट इज योर इनकैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कोई भी बंदा अगर केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अ मेंटली रिटार्डेड पर्सन केपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक माइनर के साथ आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अ पर्सन बिलो 18 years ऑफ एज, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज योर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद माइनर, जैसा कि मैंने आपको बताया। थर्ड थिंग आती है आपकी कंसेंसस एड आइडम, विच इज योर, जो मैंने आपको वहां बताया था कि आपको वर्ड पावर और जो सिनोनिम्स और जो इस लॉ का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, वो भी आपको पूछेंगे। तो एक वर्ड होता है आपका कंसेंसस एड आइडम। And what is actually consensus ad idem means? That is parties agreeing on something in same sense. For example, दो parties हैं, दो parties आपके contract में आई हैं, and these parties are saying that okay, we are agreeing on to this thing. For example, आप और हम एक consensus में आए हैं कि we guys will provide you teaching, हम लोग आपको knowledge देंगे and in turn you will provide us the fees. For an example. ठीक है, तो हम, खुशदीप सिंह हैड रेज्ड हैंड। यस खुशदीप। सर फर्स्ट जो था इसमें था वो तो अदर एसेंशियल्स था, सेकंड था कि माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नहीं सर, अदर एसेंशियल एलिमेंट जो था वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थर्ड कॉन्सेप्ट था, उसके सब कॉन्सेप्ट्स हैं ये। पहला जो था आपका इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट था, कि जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स हैं या फिर ऐसे लोग जैसे कि जो जेल में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो प्रिजनर्स हैं, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दोज गाइस आर इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एंड सर उसका सब पार्ट था वो सेकंड कौन सा था? नहीं, उसका सब पार्ट नहीं था। इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाज वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट वाज योर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद माइनर। आप माइनर से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड जो थर्ड पार्ट था आपका वो था कंसेंसस एड आइडम, व्हिच मींस पार्टिंग एग्रीइंग ऑन समथिंग एंड इन सेम सेंस। डाउट है? आई होप आई वाज नॉट क्लियर, तो मैं एक बार इसको स्टार्टिंग से दोबारा लेके चलता हूं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के आपके 5 एसेंस हैं। फर्स्ट इज योर नेचर, ठीक है। सेकंड वन इज योर कंसिडरेशन। ये सब आप डीप में पढ़ोगे व्हेन विल बी स्टार्टिंग आवर लेक्चर्स। आपको स्टडी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। तो ये उसके बाद में आपका होगा। ये सेकंड पॉइंट इज योर कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट इज योर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स। एंड इसके सब पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊं। ओके, जैसे ये आपका जो इनकैपेसिटी, ये इसका सब पॉइंट है। सेकेंड वन इज योर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज विद माइनर, ये इसका सेकेंड सब पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका कंसेंसस एड आइडम, ये आपका थर्ड पॉइंट है जिसका सब पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इज योर फ्री कंसेंट, कि कोई भी किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए whenever anybody is actually entering into a contract. Fifth one is your circumstances, जब आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंसिडरेशन को अनलॉफुल माना जाएगा। Unlawful. And fifth one is your agreements that is opposed to public policy. अगर आप ये देखोगे फिफ्थ वन एंड आपका जो फर्स्ट वन है, दिस इज रिलेटेड इन सम सेंस।
कि अगर मैं बात करूं बैटिंग की, अगर मैं बात करूं तो बैटिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। तो अगर आप बैटिंग करते भी हैं या फिर अगर आप उस बैटिंग के किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर भी होते हैं और अगर आपका सेकंड पार्टी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती है, देन यू कैन नॉट गो एनीवेयर और यू कैन नॉट क्लेम योर कंपनसेशन फ्रॉम दैट पार्टी, बिकॉज फर्स्टली बैटिंग वाला अलाउड ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में वो अलाउड ही नहीं है, सेकंड दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो वहां पे आप उसको किसी को भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि इफ दिस वाज नॉट बीइंग डन एंड नोबडी कैन गिव यू अ रेमेडी कि आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो। एनी क्वेश्चंस? इफ यू गाइस नो देन आई विल मूव ऑन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज पूछ लीजिए। ऑल्दो हम लोग इन सारी चीजों को डीप में आगे जाके पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक एंड लाइन बाय लाइन। अब आपको ये वहाँ पे और ज्यादा अच्छे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जी बताइए सर। मान लीजिए हमें ये नोट ऑन माय नोटबुक नोट करना होगा, तो वो कैसे करेंगे? हम आपको जैसे सर मैं आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बेसिकली या तो नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बिकॉज दोज आर अंडर प्रिंटिंग राइट नाउ, जो कि हम लोग आई थिंक फिजिकल कॉपीज भी सुमित सर आपको बता देंगे एंड फिजिकल कॉपीज आपके पास शायद आएंगी और ये आपके पास डिजिटल कॉपीज तो आपके पास आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो अगर आपको नोट भी करना होगा तो हम लोग ये व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिखेंगे और मैं आपको डिक्टेट भी करा दूंगा अगर कोई भी चीजें हैं जैसी हैं। वैसे जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये वैसे सारी की सारी आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगी। तो मतलब ना लिखे एक बार, जैसे कोई स्पेलिंग वगैरह समझ नहीं अभी मत लिखो। अभी आप लोग कुछ भी मत लिखो। अभी आप लोग सिर्फ सुनो कि मैं आपको क्या चीजें समझा रहा हूँ, मैं आपको भी क्या चीजें बता रहा हूँ। अभी आप सिर्फ सुनने पे फोकस रखो कि हाँ ये चीजें हैं जो कि हमको आगे जाके पढ़नी है। और एक एक चीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, व्हाट इज कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, उसके जो 5 सब पार्ट्स हैं, अगला मैं बताऊंगा आपको परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी की सारी चीजें आपको डीप में, मतलब बहुत ज्यादा डीप में हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। जब ये हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में हर एक चीज प्रॉपरली टेकअप की जाएगी। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास। तो अगर मैं आपको अभी आगे सारी चीजें मैं आपको एक बार बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जस्ट टेक लॉ एज एन ABCD, जो कि आपने नर्सरी या आंगनबाड़ी या जब आप अपने प्रेप स्कूल में गए थे तब जो आप वहां से आपने जो चीजें सीखी थी, आपको लॉ को उसी तरीके से लेके चलना। देयर विल बी मेनी टाइम्स जब आपको ये लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया। आपको घबराना नहीं है, आपको मेरे पास आना है, आपको मेरे से पूछ लेना है कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। आपको दोबारा समझाया जाएगा उस चीज को। तो जस्ट डोंट वरी कि यार समझ में नहीं आ रहा है, अब आगे क्या हुआ। जैसे जैसे आप ग्रेजुअली लर्न करोगे, आप ग्रेजुअली उस चीज को पढ़ते जाओगे, आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी। एंड लॉ की जो सबसे, आप उसको हिंदी में अगर मैं कहूँ विचित्र बात कह लो, या फिर आप अगर मैं उसको ये कहूँ कि आप एक यूनिक बात कह लो, इज लॉ इज नेवर रिटन इन एन एक्टिव वॉइस। लॉ हमेशा आपको पैसिव वॉइस में ही मिलेगा। लॉ कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। लॉ हमेशा कहेगा कि क्या आप लोग मेरे से पढ़ना चाहेंगे या फिर आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो। सो दिस इन सम सेंस जो लॉ आपको आके बोलेगा। अगर आप कोई भी लॉ की लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो लॉ कभी भी आपको एक्टिव सेंस में कोई चीज नहीं बोलता है, लॉ हमेशा आपको पैसिव सेंस में बोलता है। एंड उसका भी एक वन ऑफ द मेन रीजन जो है वो इसीलिए रखा गया था कि अगर लॉ एक्टिव सेंस में बोलेगा तो एक कॉमन पब्लिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। This is the thing which actually makes a difference between a common public and a chartered accountant, because chartered accountant आपको उस लॉ को पढ़ के समझाएगा कि वो लॉ क्या बोल रहा है, और वो अगर पैसिव वॉइस में अगर वो लॉ बोल रहा है तो वो लॉ पैसिव वॉइस में फिर क्या बोलना चाह रहा है। आप ग्रेजुअली जब आप इस लॉ को पढ़ के जब आप मास्टर हो जाएंगे इसके अंदर, तब आप एक बार लाइन पढ़ा करेंगे और उसके बाद आप एक लाइन पढ़ते या बता देंगे कि लॉ ऐसा बोल रहा है। कॉमन पब्लिक को उस लाइन को पढ़ के समझने में 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 12 बार पढ़ना पड़ेगा, 15 बार पढ़ना पड़ेगा। बट जब आप लोग इसके अंदर मास्टर्स हो जाएंगे, आप पढ़ते पढ़ते ग्रेजुअली जब आप लर्न करेंगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलेंगे मार्केट में, तब आपके पास लोग लॉ पढ़वाने ही आएंगे कि सर हमें ये समझा दो, इसमें अभी तक हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग कुछ भी मत लिखो, आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे। आप लोगों को मैं एक एक चीज
डीप पे लेके जाऊंगा कि कोई भी चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल दिया जाएगा। एक आपको मैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं एक रियल लाइफ वर्ल्ड से आ रहा हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता हूँ, ठीक है। और मैंने ऐसी कंपनीज में काम किया है, दोस आर नॉट स्मॉल कंपनीज। द फर्स्ट कंपनी, the very first company that I joined after becoming CA was EY, and that was your around 49 billion dollars company, USD है। and उसके बाद जो मैंने ज्वाइन किया था that was 126 billion dollars company, and अभी जो मैंने रिसेंटली जो मैंने छोड़ा था that was your 50 billion dollars company। तो मैं जो आपको एग्जांपल्स दूंगा, जो भी मैं आपको चीजें समझाऊंगा, वो आपकी सारी की सारी आपकी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होंगी। वो सारी की सारी आपकी वो एग्जाम्पल्स होंगे जो कि हमने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं। आपके बुक्स के एग्जाम्पल्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि आपके स्टडी मैट में एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट जो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप रियल वर्ल्ड में अगर आप देखते हो और रियल वर्ल्ड में अगर आप वो चीजें समझते हो तो आप ज्यादा कोरिलेट कर पाते हो कि अच्छा ये चीज, ये जो हमने पढ़ा था ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, एंड उसकी इम्प्लीकेशंस आपको रियल लाइफ में ही लगानी आनी चाहिए। ओके, एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। नो सर। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट वाज लाइक योर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर आप एग्जिस्टेंस में आते हो, अगर आप एंटर करते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो परफॉर्म कैसे किया जाएगा, लाइक व्हाट विल बी द स्टेप्स जो कि आपको इनिशिएट करने पड़ेंगे। लाइक ऑब्लिगेशंस, पार्टीज के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, व्हाट विल बी द मोड्स ऑफ द परफॉर्मेंसेस, कि आपको क्या मोड यूज करना है परफॉर्मेंस के लिए, and refusal of performance and refusal to accept performance, and उसके consequences क्या क्या होंगे on either party। For example, एक A है and एक B है, they both enters into a contract, and अगर A refuse कर देता है कि मैं ये contract परफॉर्म नहीं करूंगा, तो उसके consequences क्या होंगे, और अगर B इसके refusal को accept करने से मना कर देता है तो उसके consequences क्या होंगे, या फिर दोनों पे ही consequences क्या होंगे, ठीक है। एंड योर लास्ट वन विल बी योर जॉइंट प्रॉमिसेस, कि अगर दो पर्सन्स हैं ए एंड बी अलग अलग, इन दोनों ने मिलकर कोई प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उसमें इनके राइट्स क्या होंगे, इनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, इनके रूल्स क्या होंगे, और इनके हर चीज को अप्रोप्रिएट कैसे किया जाएगा, बेसिकली प्रपोर्शन कैसे किया जाएगा, कि इनकी लाइबिलिटीज बेसिकली अलग अलग कैसे दिखाई जाएंगी, कि अगर इन्होंने जॉइंट ही इन्होंने अगर कोई प्रॉमिस किया है तो उसके अंदर किसकी जिम्मेदारी कितनी, और किसकी जिम्मेदारी किस पार्ट पे, और किसकी जिम्मेदारी किस पार्ट पे नहीं होगी, किसकी जिम्मेदारी किस पार्ट पे होगी। तो ये आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। एंड द नेक्स्ट वन विल बी योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। ब्रीच इज अ वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड कि अगर आप कोई भी चीज नहीं करते, तो जैसे अगर आपने कोई चीज आपने एग्री की थी करने के लिए कि आप ये वाली चीज करोगे, बट अगर आप अपने एग्रीमेंट से हट जाते हो, विच मीन बेसिकली आप अपनी अगर कमिटमेंट से पीछे हट जाते हो, विच दैट मीन्स योर ब्रीच, BREACH, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। तो उसमें फिर आपको समझाया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है आपके ब्रीच के, कॉन्ट्रैक्ट के, और क्या क्या मोड्स हो सकते हैं जिस मोड्स के थ्रू आप या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है। एंड क्लैरिटी दी जाएगी आपको कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऐसा होगा नहीं कभी भी, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फॉर एग्जांपल अगर मान लो दो पर्सन्स हैं, एक टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स हैं, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इस टीचर इनको पढ़ाएंगे एंड स्टूडेंट्स फीस देंगे, एंड आप एग्जाम तक इनकी प्रॉपर पूरी कमिटमेंट है, प्रॉपर हर सारी चीजें। खुदा ना खासा टीचर अगर अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाता है तो जो स्टूडेंट्स के जो डैमेजेस हैं वो डैमेजेस कौन पे करेगा, डैमेजेस क्या क्या होंगे, डैमेजेस का क्वांटम क्या होगा, डैमेजेस मेजर कैसे किए जाएंगे, एंड डैमेजेस कब मिलेंगे, एंड किस सर्कमस्टांस में डैमेज कैलकुलेट किए जाएंगे, या फिर डैमेजेस होंगे भी या नहीं होंगे। ये आपका 5वां टॉपिक किया जाएगा कवर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। एंड योर नेक्स्ट वन विल बी योर कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट आप पढ़ के आए होगे अपने अकाउंट्स में, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट्स।
कोई क्लैरिटी देना चाहता है कंटिंजेंट के ऊपर? आप मेरे को एक बार समझाओ थोड़ा सा कि कंटिंजेंट आप क्या पढ़ के आए हो, कंटिंजेंट असेट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा आइडिया चाहिए। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज मतलब जिनका एक्सपेंडिचर अपन कई सालों तक लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट जैसे। दोबारा बोलो। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज जिसका एक्सपेंस हम कई सालों तक लिखते हैं, जैसे एडवर्टाइज। नहीं नहीं, ये नहीं होता है। कंटिंजेंट जो in future. please go on, sorry. So liabilities which are yet to happen in future. It is correct in some sense but not in entirety. वो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी की आपने बात की। कंटिंजेंसी एज द वर्ड सजेस्ट, कंटिंजेंसी होती है ऑफ अबाउट अ थिंग दैट इज सर्टेन एंड अनसर्टेन टू हैपन, कि ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती। दैट इज योर कंटिंजेंसी एंड और यू कैन से दैट योर कंटिंजेंट थिंग। अब कंटिंजेंट असेट या कंटिंजेंट लायबिलिटीज कैसे बनेगी आपकी? आपकी कंटिंजेंट असेट होती है जो कि आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के ऊपर एक सूट फाइल किया। सूट समझते हैं आप लोग? सूट समझते हैं? सूट इज नथिंग बट केस। आपने किसी के ऊपर एक केस किया हुआ है, ठीक है, और आप उससे डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा है कि आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया। दैट इज फर्स्ट, फॉर एग्जांपल एक पार्टी है और एक दूसरी पार्टी है। ए पार्टी ने बी के ऊपर एक केस किया हुआ है एंड ए इज एक्सपेक्टिंग लाइक फॉर एग्जांपल 20,000 डैमेज फ्रॉम बी। ठीक है, और केस आपका अभी कोर्ट में चल रहा है। ए क्या करेगा, ये जो 20,000 है इसको अपने कंटिंजेंट असेट के अंदर दिखाएगा, या ये नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में दिखाएगा, जो कि आप अपने P&L और अगर अपने आप जो बैलेंस शीट बनाते थे 12th के अंदर, जब आप बनाते थे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप P&L पे जाते थे, P&L के बाद आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर जाते थे, ट्रेडिंग एंड P&L के बाद आप बैलेंस शीट पे जाते थे। तो बैलेंस शीट के नीचे आपको दिखा हुआ कभी कभी आप नोट्स टू अकाउंट्स लिखते थे? यस सर। लिखते थे नहीं लिखते थे? यस सर। लिखते थे ना? यार ये मत कहना कि ये नहीं लिखते थे। तो अगर आप जो नोट्स टू अकाउंट जो लिखते थे, उस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपके कंटिंजेंट असेट का भी पॉइंट आता है, और ये आपकी बैलेंस शीट में भी नजर नहीं आता, ये आपके P&L में भी नहीं दिखेगा, आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि दिस इज समथिंग जो मिल भी सकती है एंड दिस इज समथिंग जो नहीं भी मिल सकती। ठीक है, तो आप इसमें सर्टेन नहीं हो, इसलिए आप इसको ना आप अपने P&L में इम्पैक्ट दिखाते हो और ना ही इसको आप अपने बैलेंस शीट के अंदर इम्पैक्ट दिखाते हो। तो ये आपकी कंटिंजेंट असेट हो गया। और ऑन द सेम हैंड जो बी है, बी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। करेक्ट? ए को पैसा लेना है एंड बी को हो सकता है पैसा देना पड़े। Sorry for the glitch, guys. Am I now audible? Yes, sir. Okay. तो जो B है, B को हो सकता है कि पैसा देना पड़े एंड A को पैसा लेना है, तो वो अपने एसेट के अंदर दिखा रहा है, एंड B को पैसा देना पड़ सकता है तो वो अपनी लायबिलिटीज के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, उसके भी बैलेंस शीट P&L में नहीं जाएगा, नोट्स में जाएगा। एक ही बैलेंस शीट P&L में नहीं जाएगा, नोट्स में जाएगा। एंड उसके बाद कंटिंजेंट एसेट, और अब जब आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ोगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही एक अलग चीज होती है, तो उसके अंदर आपको डिफरेंस पढ़ाया जाएगा कि कंटिंजेंट क्या होते हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है, एंड उसके बाद आपको बताया जाएगा कि रूल्स क्या है, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद किसके क्या राइट्स आएंगे, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस आएंगी, और किस पार्टी की क्या लायबिलिटी बनेगी, किस पार्टी की क्या डैमेजेस बनेंगे अगर कुछ वो फुलफिल नहीं होते हैं, कंटिजेंसी अगर वो पूरी नहीं होती है, फिर वो अगर वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते हैं। सो दिस ऑल विल बी योर द थिंग्स जो कि आपको बताई जाएंगी। एंड टू समराइज इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर मैं आपके समराइज करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको पांच चीजें पढ़ाई जाएंगी।
फर्स्ट विल बी योर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन विल बी योर कंसिडरेशन कि आप कंसिडरेशन क्या होगा, थर्ड वन विल बी योर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ वन विल बी योर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ वन विल बी योर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज योर कंटिंजेंट एंड पॉसिबल। एंड इन सबके अंदर इनकी राइट्स, ऑब्लिगेशंस, किसी की ऑब्लिगेशन कहाँ पे है, किसी की ऑब्लिगेशन कहाँ नहीं है, किसका क्या राइट बनता है, किसका क्या राइट नहीं बनता है, एंड किसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनती है, किसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, किसके साथ अगर आप करेंगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा, या किसके साथ अगर आप करेंगे तो वो इनवैलिड कब माना जाएगा। ये सारी चीजें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो दीज विल बी द थिंग्स दैट वी विल टेक अप गोइंग फॉरवर्ड, जब हम लोग सारी चीजें लेके चलेंगे, जब हम लोग सारी चीजें स्टार्ट करके चलेंगे। एनी डाउट एनीबडी in the things that I started from the very beginning till now? लॉ कैसे फॉर्म होता है, उसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, सीए कैसे बनना चाहता है, अगर वो किसी को कुछ पूछना है, मेरी जर्नी के बारे में अगर कुछ पूछना है कि हाँ मेरी जर्नी क्या थी, मैंने कब पास किया था और मेरी पहली सैलरी कितनी थी, और कि मतलब कितना इजी होता है रियल लाइफ में अगर आप पढ़ने के बाद आते हैं। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है, मेरे से कुछ पूछना है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना है, मतलब नॉट इन दैट सेंस बट हाँ मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, तो अगर आप वो पूछना है तो यू एवरीबॉडी इज फ्री टू आस्क। सर सीए पढ़ना कैसे है? पहला क्वेश्चन सीए करना कैसे है, सीए पढ़ना कैसे है? सर पढ़ना कैसे है? पढ़ना कैसे। और एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? तो मैं फिर सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक टेक अप करता हूं। सर आपकी सीए जर्नी और एक्सपीरियंस, मतलब जो अब आपने सीए क्लियर कर ली थी तब आपकी क्या मतलब सोसाइटी में जो होता है ना कि वो क्या था वैल्यू लेवल एंड आपकी सैलरी? ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा वैल्यू लेवल क्या था एंड सबसे पहले मैं अभिषेक का क्वेश्चन टेकअप करता हूँ कि सीए में पढ़ना कैसे है। देखो सर, सीए में जो मेन चीजें हैं जो आपको जो ध्यान देनी पड़ेगी, दैट विल बी योर फोकस। आपका फोकस कभी भी आपकी पढ़ाई से हटना नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं आपको अपनी जर्नी में भी ये चीज टेकअप करके चलूंगा। और जो हम लोग जो पढ़ते थे, बिकॉज आई स्टार्टेड माय सीए इन 2011 एंड आई जस्ट क्वालिफाइड इन 2016 विद इन लाइक 4.5 years। और मैं 2011 आपको सीपीटी बता के चल रहा हूँ, जो मेरा सीपीटी भी मेरा इंक्लूडेड था। और आईपीसीसी, अगर मैं आईपीसीसी से बात करूँ तो आई क्वालिफाइड माय आईपीसीसी इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्वालिफाइड बाय सीए फाइनल इन 2 attempts, like first time first group and second time में second group। तो I qualified in that thing। तो जो सबसे मेन चीज जो आपको लेके जो आपको चलनी है सीए के अंदर, जो मेरे को आपने पूछा कि पढ़ना कैसे है, आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, जो कि आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आपको मार्केट में मिलेंगे जो कि ये कहेंगे कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल खराब है। उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत करना। हम लोग आपको अपना जो स्टडी मटेरियल देंगे, हम लोग आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल देंगे, ठीक है। उसके अंदर जैसे काफी सारी चीजें होती हैं जो उन्होंने रेपिटेशन डाली होती है, काफी सारी चीजें होती हैं जो आपकी यूजफुल नहीं होती है, मतलब वो आपके अनरिक्वायर्ड होती है। तो वो चीज हम लोग कहीं पे कट शॉर्ट कर देंगे। आपका जो स्टडी मटेरियल है हम लोग आपका थोड़ा सा फिल्टर करके देंगे, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी फॉर यू टू लर्न एंड इट इज इजी फॉर यू टू रीड। आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे मार्केट में। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमसे ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइक यू आर आप ये करके निकलेंगे या वो करके निकलेंगे। अगर आप कहीं और भी अगर आप जाके पढ़ते हैं सीपीटी के जैसे सीए फाउंडेशन के बाद, सॉरी, अगर आप आईपीसीसी में जाते हैं तो आईपीसीसी में जब आप जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे कि आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो गलत है एंड वो खराब है और उसमें से मत पढ़ना और उसमें से ये चीजें मत करना, उसमें से वो चीजें मत करना। आप उस सारी चीजों को सिरे से नकार देना। आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज गीता, आपको वो गीता ही पढ़नी है क्योंकि पेपर आपका वहीं से आएगा, सारी चीजें आपकी वहीं से आएंगी। टीचर्स आपके इसीलिए बोलते हैं कि स्टडी मटेरियल मत पढ़ना, बिकॉज उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती है, बिकॉज ये कोर्स अपने आप में एक वेल रेप्यूटेड कोर्स है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, जायंट है, इजीली ग्रिप में नहीं आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो वो लोग क्या करते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसको अपनी बुक्स में से निकाल देते हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स जो आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आपको प्राइवेट टीचर्स की बुक्स में नहीं मिलेंगे, जो स्टडी मटेरियल्स नहीं पढ़ाते। आपके जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं मिलेंगे,
आप जब पढ़ रहे होगे तब आपको लगेगा कि अरे बहुत अच्छा पढ़ाया है सर ने, और इसमें तो कुछ भी था ही नहीं, और हमें तो डिफिकल्ट वाली चीजें हमें कुछ लगी नहीं। बट अगर आप इन रियलिटी देखोगे तो जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं वो प्राइवेट टीचर, जो आपके जो भी अलग टीचर जो आपको ICAI के स्टडी मेट से अलग से पढ़ा रहा होगा, वो उनको निकाल चुका होगा। एंड जब तक आप उस चीज को रिवाइज करने बैठोगे, जब आप रियलाइज करोगे कि अरे यार ये वाली चीजें तो हमको पढ़ाई ही नहीं गई, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कई बार। तब तक आपके पास टाइम भी नहीं बचा होता, और कई बार फिर आप ठोकर खा के वापस आके फिर आप सीखते हो कि नहीं ये वाली चीज तो हमने छूट गई थी, और ये वाली चीज हमने छोड़ दी थी, और ये वाली चीज हमको अब टेकअप करके चलिए। ठीक है, तो दिस इज अभिषेक योर आंसर टू द क्वेश्चन कि पढ़ना कैसे है। दोस्त, ICAI का स्टडी मटेरियल ही आपको पढ़ना है। आपको कोई भी ये कहे कि ये चीजें खराब हैं, या ये बुक्स अच्छी नहीं होती, ये बुक्स पुरानी होती हैं, ये बुक्स अपडेटेड नहीं होती, ये बुक्स अमेंडेड नहीं होती, इग्नोर ऑल दोस थिंग्स। वही पढ़ो, वही काम आएगा, वही समझ में आएगा, और पेपर भी वहीं से ही आता है। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। सर आपकी CA जर्नी एंड आफ्टर CA के बाद आपकी मतलब जो वैल्यू लेवल और सैलरी वगैरह। ठीक है सर, तो सैलरी आप बहुत पर्सनल आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बट हाँ ठीक है, आप स्टूडेंट्स, आप अपने ही लोग हैं, तो मैं आपको अपना मेरा पहला पैकेज मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। मेरी CA जर्नी सर स्टार्ट हुई थी 2011 में, जो कि हमने जब अपना 12th वगैरह क्लियर किया, उसके बाद हमने जब CPT, हमारे टाइम पे CPT हुआ करता था, फाउंडेशन आप लोगों के टाइम पे हुआ है, हमारे टाइम पे CPT हुआ करता था। पर डे कितना स्टडी करना है मैं उस पर भी आऊंगा अभी, विवेक। तो हमारे टाइम पे सर CPT हुआ करता था, और हम लोग CPT में दैट वाज लाइक हमारे 4 सब्जेक्ट थे, जो कि आपके 4 सब्जेक्ट है, हमारे भी वही हुआ करते थे। बट द ओनली डिफरेंस वाज हमारे टाइम पे मल्टीपल चॉइस ही होते थे चारों सब्जेक्ट, क्योंकि अब आपके अकाउंट्स एंड आपकी जो बिजनेस लॉज हैं वो आपकी सब्जेक्टिव हो चुकी है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स आपकी ऑब्जेक्टिव है। तो बिकॉज बिजनेस लॉज में और आपके अकाउंट्स में आपकी जो आपको लिख के पेपर देना पड़ेगा, तो अकाउंट्स विल बी योर इजी टू ऑप्ट फॉर। और जो थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम लॉ में आएगी, लॉ के आंसर्स लिखने में जो प्रॉब्लम आती है यूजुअली, बिकॉज हमको भी वो आई थी, एंड वी एक्चुअली टुक दोस अपॉन, एंड हमने उनको कहते हैं ना कि सामने से हमने लिया था, एंड वी वर सक्सेसफुल। आई विल शेयर विद यू गाइस माय ट्रिक, और मैं आप लोगों के साथ अपनी ट्रिक भी शेयर करूंगा कि हम लोग क्या यूज करते थे। एंड उसके बाद हमारे एग्जाम्शन भी आई थी, मेरी लॉ में एग्जाम्शन थी, मेरी डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्शन थी, जो कि आपका इनकम टैक्स हुआ करता था, और इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्शन थी, जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, जो कि अब आपका GST बन चुका है, GST एंड कस्टम। मेरी फाइनल में बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एग्जाम्शन थी। मेरी एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमारे टाइम पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, दैट इज, और बेसिकली इसका बोलते थे जिसको, मेरी उसके अंदर एग्जाम्शन थी। तो लाइक आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स मेरी करीबन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम्शन थी, एंड कुछ ऐसे थे ऑन विच आई वर लाइंग ऑन 58, 59, 58, 59। तो सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी CPT हमने क्लियर किया था इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो माय स्कोर इन CPT वाज अराउंड 150 आउट ऑफ 200। एंड उसके बाद में फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई IPCC, जो कि हम लोग जो गए थे, और जो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि प्राइवेट टीचर्स जो आपको ये बोलेंगे कि स्टडी मटेरियल मत पढ़ना, ये मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि हमको भी बोला गया था कि आप प्राइवेट टीचर्स जो आपको बोलते हैं कि ये मत पढ़ना, वो मत पढ़ना, मेरी बुक से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। बट हुआ ये था कि हम लोग टाइम रहते हमको वो चीज पता लग गई थी, जो कि मैं आपको मैं सामने से बता रहा हूँ, बट वो चीज हमें टाइम रहते पता लग गई थी। तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट इन आवर सेल्फ किया, हमें टाइम रहते वो चीज पता लग गई। एंड हमने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया बोथ ग्रुप, तो मेरा बोथ ग्रुप मेरा फर्स्ट टाइम में ही निकल चुका था IPCC। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा बोथ ग्रुप का, दैट वाज इन November 11। एंड मेरा जो CPT मैंने जो क्लियर किया था वो मैंने 2010 के, वो जो आपका दिसंबर टाइम होता है ना, तो रिजल्ट आते आते वो आपके जो 11 महीने, वो जो 1-1.5 महीने का टाइम लगता है, तो उसमें था मेरा। और मैंने November 11 में IPCC दिया था, आई क्वालिफाइड इन November 11 इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली IPCC। एंड उसमें आपकी मेरी जो एग्जाम्शन यहाँ पे बोलते हैं, अगर आप 60+ अगर आप लेके आ जाते हो तो, एंड दैट इज अ वेरी गुड क्राइटेरिया इन CA। तो जो भी 90, 95 या 96 वाले जो बच्चे थे, जो कि मैं खुद भी था अपने स्कूल में 90% वाला, तो वो CA में उतना आता नहीं है 90s। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अगर आप 60, 65, 70 अगर लेके आ रहे हो तो देन यू आर अ चैंप।
ट्रस्ट मी। तो उसमें मेरी एग्जाम्शन अकाउंट्स मेरी एग्जाम्शन थी, आई गॉट 64 इन अकाउंट्स। इनकम टैक्स में मेरी एग्जाम्शन थी, वही सेम कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जाम्शन थी जो कि आपकी IPCC में भी होती है आपकी कुछ। एंड देन आई डिड माय आर्टिकलशिप। सर मेरी जो आर्टिकलशिप थी वो मेरी आर्टिकलशिप थी एक मिडिल लेवल CA फर्म से। ऑल्दो मेरी वो मिडिल बिग फोर में मैं नहीं जा पाया था, जैसे कि E&Y होते हैं, KPMG, PwC और जो डिलॉयट, आप लोग अभी आगे जाके नाम सुनोगे इन सारी चीजें। किसी ने नाम सुना है इनका? बिग फोर्स जो कहते हैं मार्केट में, E&Y क्या है, PwC क्या है, KPMG क्या है, डिलॉयट क्या है? एनीबॉडी, किसी ने नाम सुना है? नो सर। ओके, सो आई टेक दिस एज नो साइलेंस एज नो। एंड खुशी ने जो बोला, सोनिया ने जो बोला, सॉरी, कि मैं उसको नो लेता हूँ। तो दिस इज लाइक कि मेरी आर्टिकलशिप मिडिल लेवल CA फर्म से थी। तो ऑल्दो हम लोग CA फर्म से तो मिडिल लेवल थे, बट हमारे पास काम ठीक था। तो मैंने जो आप ऑडिट करते हैं, जो आप अगर आप सुनते भी होंगे कि इस कंपनी, जैसे अभी दिल्ली में जब कोविड वाले केसेस जो आए थे, तो उसमें एक आपने टर्म सुनी होगी कि दिल्ली गवर्नमेंट की ऑक्सीजन सप्लाई का ऑडिट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। Am I audible, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो आपने एक टर्म सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट की ऑक्सीजन सप्लाई का सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिट किया था। दैट इज अ वर्ड जहाँ पे कि आप ऑडिट करते हो जस्ट टू चेक कि ये सारी चीजें जो हमको बताई जा रही है कंपनी की तरफ से वो ठीक है या नहीं। तो हमने गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट भी की हुई है। एक टाइम पे एक मोबाइल और टीवी आया करते थे इंटेक्स के, अगर किसी ने यूज किया हो पुराने टाइम में, किसी घर में यूज हुआ हो, तो वो उस कंपनी का ऑडिट मैंने किया हुआ था। एंड आई आल्सो वर्क विद CAG गाइस, एक गवर्नमेंट कंपनीज के जो हम लोग ऑडिट करते थे, तो फर्स्ट लेवल ऑडिट हम लोगों का होता था। एंड हमारी ऑडिट की ऑडिट CAG करता था, दैट इज और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप सर्च करना, गूगल करना जाके, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है एंड उसका रोल क्या होता है एंड उसकी चीजें क्या होती हैं। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ही ऑडिट करते हैं। उसके अंदर भी प्रॉपर एक स्टेप होता है कि पहले टेंडर्स निकलते हैं, टेंडर्स की जो CA फर्म्स होती है वो टेंडर्स करती हैं, उसके बाद टेंडर्स क्वालिफाई होते हैं बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया। एंड उसके बाद हमने वो गवर्नमेंट CAG वालों के साथ भी हमने काम किया। सो लाइक वो हम लोग, हमारी ऑडिट हो जाती थी, उसके बाद वो अपनी ऑडिट हमारी ऑडिट के ऊपर करते थे। लाइक फर्स्ट लेवल चेक वी यूज्ड टू गिव देम, देन दे यूज्ड टू अप्लाई सेकंड लेवल चेक, देन वी यूज्ड टू हैव मीटिंग्स, फिर वो हमें, हम लोग उनको पॉइंटर्स बताते थे, वो हमें पॉइंटर्स बताते थे। ऑल दिस थिंग्स दिस इज माय आर्टिकलशिप जर्नी। ये ट्रैवल भी बहुत किया है मैंने। आई यूज्ड टू ट्रैवल लाइक टू जम्मू, हिमाचल, तमिलनाडु, चेन्नई, राजस्थान, ये सारा हम लोग ट्रैवल चलता था हमारा। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अंदर जाना, उस टाइम पे सेल्स टैक्स हुआ करता था, सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट में जाना। अगर किसी का केस लग जाता है पार्टी का, तो पार्टी बोलती है कि इसको सॉर्ट करा दो, तो हम लोग सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जाते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते थे, एक्साइज डिपार्टमेंट जाते थे। वो सारी जगह पे हम लोग जाते थे। वहाँ पे जो भी केसेस वगैरह होते थे, जैसे आपकी इंक्वायरी अगर हो जाती थी, वो सारा कुछ हम लोग सॉर्ट करते थे। दिस वाज ऑल अबाउट माय लाइक आर्टिकलशिप जर्नी। उसके बाद फाइनल आया, फिर फाइनल दिया, एंड आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन योर नवंबर, नो सॉरी, आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन November 15, बिकॉज क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप जो थी वो मेरी इंटेंस आर्टिकलशिप थी, तो छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाई थी। And I gave my first attempt in November 15, my first group, then I cleared my first group in November 15 and second group मेरा May 16 में निकला। And then I was chartered accountant। मेरा membership number जो है वो है 541326। जब आप लोग जब एक CA बन जाओगे तो आपको सबको एक यूनिक मेंबरशिप नंबर मिलता है, दैट इज योर CA मेंबर नंबर, कि आप इंस्टीट्यूट के इस नंबर के मेंबर हैं, कि आपसे पहले बहुत सारे लोग बन चुके हैं। तो मैं आता हूँ विवेक, उस पर भी आता हूँ कि CA की कितनी इनकम होती है, खुशी के क्वेश्चन पे भी आता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो और उसमें फिर आपको एक यूनिक मेंबरशिप नंबर मिलता है, क्योंकि आप मेंबरशिप नंबर हर जगह पे यूज कर सकते हो। तो जैसे अगर आप बैलेंस शीट साइन करोगे, आप अटेस्ट करोगे बाकी सारी चीजें, तो वहाँ पे आपका एक प्रॉपर लोगो चलता है यार, प्रॉपर सारी डिटेल्स चलती है। एंड विद दैट मेंबरशिप नंबर इंस्टीट्यूट के पास हमारा पूरा डेटा है उस मेंबरशिप नंबर के बेसिस पे। उस मेंबरशिप नंबर में हमारी पूरी इंफॉर्मेशन है कि हम कब क्वालिफाई हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी, हम क्या नहीं कर रहे हैं अभी, और हमारी मतलब हम ACA हैं या फिर हम FCA हैं। तो 5 साल के बाद आप FCA बन जाते हो और 4 साल तक, मतलब 5 साल से पहले आप ACA हैं। तो दिस इज माय CA जर्नी। उसके बाद आई जॉइंड अर्नस्ट एंड यंग, जो वन ऑफ द बिग फोर है आपकी। दैट वाज लाइक $45 billion कंपनी मेरे टाइम पे थी जब आई जॉइंड। तो आई जॉइंड इन ऑडिट। तो मैं था स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर,
and we used to audit companies like Honda, जो भी आपकी जो कार्स आती है Honda की, we used to do the audit. घड़ी डिटर्जेंट जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाले ये सारी हमने ऑडिट की हुई है. एंड द टर्नओवर ऑफ दीज कंपनीज वर लाइक 5,000 crores ईयरली, 5,000 crores, 2,000 crores, और इतना आपका ये इनका टर्नओवर वगैरह इनका कुछ रहता था कि हाँ इतना सब कुछ आपका चलता था. तो हम लोग ये ऑडिट करते थे. एंड योर क्वेश्चन, फर्स्टली जब मैंने सीए क्लियर किया था तो मेरी जो पहली सैलरी थी ईवाई की in 2016 में जब when I cleared and I joined in October 2016, तो मेरी जो पहली सैलरी थी that was 7.2 lakhs per annum. जो मेरी पहली सैलरी थी बनने के बाद में. एंड जब आप ऑडिट में जाते हो तो वो आपके जो 7.5 लाख या 8 लाख जो भी आपको मिल रहे होते हैं वो आपकी सूखी सूखी सैलरी बचती है. बिकॉज आने जाने का खर्चा आप क्लाइंट से ले रहे होते हो, वहाँ पे खाने का खर्चा क्लाइंट से ले रहे होते हो, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हो तो रहने का खर्चा क्लाइंट से ले रहे होते हो. तो आपकी सैलरी में से आपका एक भी पैसा नहीं कटता. वो पूरा 7.5 लाख आपका पूरी आपकी सेविंग होती है. देन आई मूव फ्रॉम ईवाई टू एक्सा, जो कि आपका एक इंश्योरेंस जायंट है, दैट इज इन गुड़गांव इन सेक्टर 30. तो जो आपका पूरा जायंट है, तो आई मूव्ड इनटू दैट कंपनी. एंड वहाँ पे आई यूज्ड टू लाइक वर्क इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस. तो वहाँ पे हमारा क्या काम होता था, वी यूज्ड टू बिल्ड अ सिचुएशन ऑफ अ कंपनी. हम लोग आज खड़े होके कंपनी की 5 साल बाद की सिचुएशन, 10 साल बाद की सिचुएशन हम लोग कैलकुलेट करते थे. कि आज खड़े होके हम लोग बताते थे, बताता हूँ सर विवेक सर, वो भी बताता हूँ मैं आपको मेरी प्रेजेंट में सैलरी कितनी है. तो हम लोग वहाँ पे आज हम लोग खड़े होके ये डिसाइड करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये कंपनी 5 साल बाद कैसा परफॉर्म करने वाली है. एंड उसके बाद हम लोग उसमें ये चेक भी करते हैं कि ये अगर परफॉर्म कर रही है तो कैसा कर रही है, इसमें कुछ लूप होल्स हैं या नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे की जा सकती है, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है. I worked in EXA for about 1 year or 1.5 years, and उसके बाद I moved on. And right now like I'm with Accenture for about 2.5 years, or like 3 years का टाइम हो गया मेरे को with Accenture. And same मेरा प्रोफाइल यहाँ पर भी सेम है. ठीक है, तो इसके साथ साथ because teaching is one of the thing that that I like the most. तो I was actually into teaching, और like जब से CA मैं बना था या CA बनने से पहले भी मैं कोचिंग देता था, बट उस टाइम उतना टाइम ज़्यादा मिलता नहीं था. तो CA बनने के बाद में जैसे अभी हमारा वर्क टाइमिंग जब थोड़े से लेट स्टार्ट होते हैं, तो I used to give टीचिंग की. हाँ ठीक है, एक जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने नॉलेज गेन किया है, वो नॉलेज हम आगे बच्चों को भी पास ऑन कर सके, सो दैट कि हमने जो सीखा है प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आप लोग पहले ही सीख जाओ. तो अभी भी मेरा वही काम है. एंड गाइज मेरा जो यहाँ पर जो मेन काम है वो मेरा थोड़ा सा अलग ये है कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज जाते हैं. ठीक है, हम लोग वहाँ से बिजनेस लेके आते हैं. एंड अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग होता है दैट इज वेल एंड गुड. अगर कोई लॉस मेकिंग बिजनेस होता है तो वी कन्वर्ट दैट लॉस मेकिंग बिजनेस इनटू प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. एंड उसके बाद हम लोग सेटल करते हैं फिर एक पार्टी को, जो हमारे विदिन हमारी कंपनी एक पार्टी होती है, हम लोग उसको फिर वहाँ दे देते हैं. एंड उसके बाद में देन वी अगेन गो आउट, अगेन लॉस मेकिंग एंटिटी लेके आते हैं, अगेन लॉस में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी अगेन गिव दैट टू समबडी एल्स टू ऑपरेट. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि हम लोग करते हैं. तो एक क्वेश्चन और आया था कि सर आपकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है. तो सर आप ये लगा दीजिए, मेरी प्रेजेंट सैलरी 2 के आसपास है मंथली. एनी फर्दर डाउट्स और एनीथिंग एल्स? और कुछ क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है मेरी जर्नी के बारे में, या फिर मेरे और कोई एक्सपीरियंसेस कैसे रहे थे, या फिर सर इस सीए फॉर फ्यूचर इज गुड अपॉर्चुनिटी मींस कई लोग हमारे मुंह पे ही कह देते हैं कि यार सीए तो पहले हुआ करते थे. अगर कोई मान लो पूछ ले कि आप हाँ आप क्या करोगे, तो हम कहते सीए. तो एक दो ने तो मुझे कहा ही है कि यार अब क्या सीए रह गए, सीए तो पहले हुआ करते थे. किसने कहा है सर आपको ये कि आप क्या सीए रह गए और सीए पहले हुआ करते थे? अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई भी ये चीज पूछे ना कि सीए आपको अगर आप कोई कहे कि सीए आप क्या रह गए, सीए पहले हुआ करते थे, सर सीए की जो वैल्यू है ना
वो मार्केट में कभी भी कम नहीं होगी। मैंने क्लास स्टार्ट जब किया था तो मैंने एक चीज बोली थी कि हम जिस पेपर पे अटेस्ट कर देना उस पेपर को nobody can question, neither your bank, neither your any government organization, neither anybody। अगर मैं आपके इनकम सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगा के दूं कि खुशदीप इज अर्निंग दिस मच, nobody can come and question me कि why कि on what basis आपने ये किया है कि खुशदीप इज अर्निंग दिस मच। आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आप सबमिट करो, आपको अगर वापस आके कोई बोल दे कि हाँ ये चीज नहीं है तब आप मेरे को बता देना। मैंने आपको बताया कि जब वी यूज्ड टू डू दैट ऑडिट्स ना सर, होंडा का आप टर्नओवर जाके देखना, घड़ी का आप टर्नओवर जाके देखना, घड़ी जो है वो RSPL ब्रांड है। अगर आप उसकी जो कंपनी का नाम है दैट इज RSPL, आप वो जाके नाम चेक करना। अगर आप एक नाम चेक करना मदरसन सुमी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग उसको ऑडिट करते थे। इनकी टर्नओवर से सर 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 3,000 करोड़ है। एंड ये कंपनीज जब हम साइन करके देते हैं, जब हम अटेस्ट करके देते हैं, जब हम सारी चीजें करके देते हैं, उसके बाद ये कंपनीज इनकी जो बैलेंस शीट है, ऑडिट है, P&L स्टेटमेंट जो है आपकी ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी आपकी स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट होती है। अगर आप कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप अगर आप देखोगे, या फिर अगर आप मनी कंट्रोल देखो, एडलवाइज देखो, वहाँ पे आपको इनके फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। या फिर अगर आप एनुअल रिपोर्ट देख लेना, वहाँ पे आपको ये सबके मिल जाएंगे एनुअल रिपोर्ट। वहाँ देखना नीचे CA की साइन लगी होती है। जब तक CA साइन नहीं कर देगा, जब तक CA इसको अटेस्ट नहीं कर देगा, तब तक दीज आर नॉट वैलिड, दीज आर इनवैलिड। तो कोई भी अगर आपको आके कहे कि CA अब क्या होते हैं, पहले हुआ करते हैं, तो उसको ये पूछना कि अब में और पहले में डिफरेंस बता दो सर, कि आपको कैसे पता है कि पहले जो हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे या फिर अब जो हुआ करते हैं वो अलग हुआ करते हैं। तो आप उनसे बस एक डिफरेंस पूछ लेना सर कि डिफरेंस हमें बता दो कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि पहले हुआ करते थे या अब नहीं हुआ। ओके, थैंक्स सर। ठीक है, ऐसे लोग आपको सर आपकी जर्नी में, आज तो आपको शायद एक ने बोला होगा, पर आपकी जर्नी में, आने वाली जर्नी में आपको 2 या 3 लोग बोलेंगे ये चीज, या ज्यादा ही बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और एक प्रूवन फैक्ट है। आप जिस कोर्स के अंदर आए हो ना, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, a lot of hard work, a lot of dedication and lot of everything and anything। यहाँ पे आप कोई भी चीज कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर आप कभी भी देखना, अगर आप जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तब आप जाके देखना, आपके जो पार्क्स है ना, पार्क्स में अगर कोई 2 बंदे रनिंग कर रहे हैं ना, तो वो अगर आप देखना उसमें एक ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों सेम पेज पे रन कर रहे हैं या तीनों सेम पेज पे रन कर रहे हैं। एक ना एक बंदा आपको स्लो दिखेगा। ठीक है, तो जब आपको स्लो दिखेगा ना, तो 90% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो तेज भाग रहा होता है ना, वही आपका स्लो हो जाता है। तो जो लोग आपको ये बोल के जाएंगे कि सर आप गलत कोर्स में घुस गए हो, इसका तो फ्यूचर ही कुछ नहीं है, इसको तो रिजल्ट बहुत कम होता है, ठीक है, और इसमें तो पता नहीं पास हुआ जाएगा या नहीं हुआ जाएगा, 5% रिजल्ट है, 10% रिजल्ट है, ये सब है, वो सब है, लाइक पीपल विल कम एंड ट्राई टू डीमोटिवेट यू। बट आपको रुकना नहीं है, आपको अपने पेस पे भागते रहना। यू जस्ट हैव टू कीप ट्रैक ऑन योर जर्नी। अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपनी मेहनत करो, लगे रहो। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये वही लोग हैं जो आपको आके बाद में बोलेंगे अरे हमने तो कहा था कि तू कर लेगा या तू कर लेगा। मार्क माय वर्ड्स, आप ये लिख लो, कहीं पे भी व्हाइट पेपर पे लिख लो, आप साइन करा लो मेरे से, ये वही लोग हैं जो आपसे आज ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, पुराने पहले हुआ करते थे, आप कुछ भी नहीं होते। आपको आने वाले टाइम में लोग ये भी कहेंगे कि आज का तो रिजल्ट ही बहुत टफ है, करते तो बहुत है, निकलता कोई, ऐसे बहुत लोग होंगे आपको बोलने वाले। आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। और आपके साथ ही नहीं बोल रहे हैं लोग, हमें भी बोल के गए। आपके जो हितेश वाधवा सर जो आएंगे, आप उनसे पूछ के देखना, उनको भी बहुत लोगों ने बोला होगा, सुमित सर को भी बहुत लोगों ने बोला होगा, मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला था। But you just have to focus on your journey. You just have to focus on your things, and you just have to do the things that you need. ठीक है? Okay, sir. Okay, so we will end up our today's journey here, sir. And अगर किसी के भी कोई डाउट्स हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ऑलराइट, पढ़ाना कब से शुरू करोगे? सॉरी, पढ़ाना हम लोग कल से शुरू करेंगे। प्रॉपर जो एक्ट है, मैंने आज आपको ओवरव्यू दिया पूरा लॉ के बारे में कि लॉ क्या है क्या नहीं है। हम आपको कल से पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम लोग कल जो मेरी नेक्स्ट जो क्लास होगी
थर्सडे को जो हमारी क्लास होगी वहां से हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर देंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। सर आवर स्टडी जरूरी है सर, मैं वो आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा कितने आवर्स की स्टडी जरूरी है, ठीक है। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं रोकते हैं एंड आज की जर्नी हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर हाँ खुशी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। 0.25 1/4। सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन, सॉरी। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, आपका 0.25 कटेगा। ठीक है, चलिए सर, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आपके किसी के भी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज ग्रुप पे डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके ओके सर, ओके बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके बाय बाय।